रात का वो घना और बोझिल अंधेरा आखिरकार छट गया। पूर्व दिशा से सूरज की सुनहरी किरणों ने अरण्यगिरी की धरती को चूम लिया। शहर में जश्न की खुमारी अभी उतरी नहीं थी। राजमहल के विशाल द्वार खुल चुके थे और शंखनाद के साथ नए दिन की शुरुआत हो रही थी। अरण्यगिरी का राज दरबार अपनी भव्यता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सोने और कीमती पत्थरों से जड़े खंभे, रेशमी पर्दे और बीच में रखा वो विशाल राज सिंहासन, जिस पर बैठने वाले की एक आवाज से पूरे राज्य की हवा का रुख तय होता था। दरबारियों, सेनापतियों और विद्वानों से पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। तभी घोषणा होती है, परम प्रतापी महाराजाधिराज न्याय प्रिय महाराज अमर शक्ति दरबार में पधार रहे हैं। द्वारपाल की इस गगनभेदी उद्घोषणा के साथ ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और सिर झुकाकर अपने अजेय राजा का स्वागत किया। महाराज अमर शक्ति भारी कदमों से चलते हुए आए और अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। दरबार की नियमित कार्यवाही शुरू हुई। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए मुकदमे सुने जाने लगे, खजाने का हिसाब किताब पेश किया जाने लगा और सेनापति आगे की रणनीतियों पर बात करने लगे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जो आंखें महाराज अमर शक्ति को करीब से जानती थीं, वे देख सकती थीं कि आज उनके राजा का मन दरबार में नहीं था। उनके चौड़े और ओजस्वी माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंची हुई थीं। ये बात राज्य के सबसे अनुभवी और चतुर महामंत्री सुमति की पैनी नजरों से छिप नहीं सकी। सुमति केवल एक मंत्री नहीं थे, वे महाराज के सबसे भरोसेमंद मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनसे अपने राजा की ये पीड़ा देखी नहीं गई। जब दरबार की कार्यवाही थोड़ी धीमी पड़ी तो महामंत्री सुमति अपने स्थान से उठे। धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन के करीब आए और अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें महाराज, पूरा अरण्यगिरी आपकी इस प्रचंड जीत का जश्न मना रहा है। 10 दिशाओं में आपके शौर्य के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अरण्यगिरी के सूर्य के चेहरे पर स्वयं ग्रहण सा लगा हुआ है। आपके माथे की ये चिंता की लकीरें बता रही हैं कि कोई बहुत गहरा घाव है जो बाहर से नहीं दिख रहा। हे राजन, यदि उचित समझे तो इस सेवक को अपनी पीड़ा का कारण बताएं। सुमति के इन शब्दों ने जैसे महाराज के सब्र का बांध तोड़ दिया। राजा ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ उठाकर दरबार की सारी कार्यवाही को वहीं रोक दिया। पूरे दरबार में सुई गिरने तक की शांति छा गई। महाराज अमर शक्ति की आवाज में आज हुक्म नहीं, बल्कि एक पिता की लाचारी थी। उन्होंने कहना शुरू किया, सुमति, तुम सच कहते हो। मेरा शरीर इस सिंहासन पर है, लेकिन मेरी आत्मा उसी युद्ध के मैदान में भटक रही है। कल उस रणभूमि में मैंने दुश्मन को तो हरा दिया, लेकिन उसने हारते हारते मुझे एक ऐसा घाव दिया है जिसका इलाज मेरे राजवैद्यों के पास नहीं है। इसके बाद महाराज ने भरे दरबार में उस दुश्मन राजा के वो जहरीले ताने हूबहू सुना दिए। उन्होंने बताया कि कैसे वो कहकर गया था कि अरण्यगिरी का नाश उनके नासमझ बेटों के हाथों ही होगा। और सब बताने के बाद राजा ने आगे कहा, और वो गलत नहीं था सुमति। राजा की आवाज में एक पीड़ा छलक उठी। मेरे खजाने मोतियों से भरे पड़े हैं, मेरी सेना अजेय है, लेकिन मेरे अपने ही बेटे ज्ञान और समझदारी से पूरी तरह खाली हैं। वे एक नंबर के उद्दंड और अज्ञानी हैं। अगर वो ऐसे ही रहे तो मेरे आंख मूंदते ही ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। मुझे चापलूसों की वाहवाही नहीं चाहिए। मुझे इस दरबार में बैठे विद्वानों से एक ऐसा उपाय चाहिए जो मेरे मूर्ख बेटों के दिमाग का अंधेरा दूर कर सके। बताओ मुझे, क्या है इसका उपाय? राजा का सवाल सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने दिमाग दौड़ाने लगे। एक मंत्री ने खड़े होकर सीना तानते हुए कहा, महाराज, इसमें चिंता की क्या बात है? राजकुमारों को तुरंत किसी बहुत ही कठोर सेनापति की निगरानी में छावनी भेज दिया जाए। जब वे दिन रात तलवार चलाएंगे और कोड़े की मार का डर रहेगा तो उनका दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा, क्योंकि अनुशासन डंडे से ही आता है। तभी एक दूसरे मंत्री ने सलाह दी, महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। आप तुरंत उनके लिए योग्य कन्याएं ढूंढकर उनका विवाह करा दीजिए। जब सिर पर पत्नी और परिवार की जिम्मेदारी पड़ेगी तो वे स्वयं ही सुधर जाएंगे।
एक तीसरे दरबारी ने ज्ञान बधारते हुए कहा, राजन, इन्हें राजमहल के सुख सुविधाओं से निकालकर जंगलों में कठिन तीर्थ यात्रा के लिए भेज दीजिए। तपस्या और भूख इंसान को सब कुछ सिखा देती है। कोई डराने की बात कर रहा था, कोई जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाने की, तो कोई उन्हें घर से निकालने की। लेकिन महाराज अमर शक्ति को इनमें से एक भी उपाय ऐसा नहीं लगा जो उनके बेटों के अज्ञान को जड़ से मिटा सके। वे अपनी जगह से निराश होकर उठने ही वाले थे कि तभी एक बार फिर महामंत्री सुमति की गंभीर और शांत आवाज गूंजी, महाराज रुकिए। सुमति ने दरबार के सभी मंत्रियों को शांत रहने का इशारा किया और आगे बोले, ये सभी उपाय राजकुमारों के शरीर को तो थका सकते हैं, लेकिन उनके सोए हुए दिमाग को नहीं जगा सकते। लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए एक ऐसा सूर्य चाहिए जो अपनी ज्ञान की किरणों से पत्थर में भी जान डाल दे। राजा की आंखों में एक उम्मीद जगी और उन्होंने कहा, सुमति, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है जो इस असंभव काम को संभव कर सकता है? सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पूरे आर्यावर्त में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके बेटों को सही मार्ग दिखा सकता है। उनका नाम है आचार्य विष्णु शर्मा। वे कोई साधारण गुरु नहीं है, वे वेदों और नीतियों के महासागर हैं। उनकी शिक्षा का तरीका इतना अलग और चमत्कारी है कि एक मूर्ख भी उनके सानिध्य में आकर प्रकांड विद्वान बन सकता है। अगर राजकुमारों का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है तो वे केवल आचार्य विष्णु शर्मा हैं। ये नाम सुनते ही महाराज अमर शक्ति के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे डूबते हुए इंसान को किनारा मिल गया हो। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, इसी वक्त राजमहल का सबसे सुंदर रथ तैयार करो और आचार्य विष्णु शर्मा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरबार में लेकर आओ। कहो कि स्वयं अरण्यगिरी के नरेश ने उन्हें बुलाया है। तभी महामंत्री सुमति ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह उचित नहीं होगा। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या उचित नहीं होगा सुमति? एक गुरु को पूरे सम्मान के साथ दरबार में बुलाना अनुचित कैसे हो सकता है? सुमति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप अरण्यगिरी के राजा अवश्य हैं, लेकिन आचार्य विष्णु शर्मा ज्ञान के सम्राट हैं और नीति कहती है कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। विद्या कभी चलकर विद्यार्थी के पास नहीं आती। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आचार्य आपके पुत्रों को शिक्षा दें, तो आपको एक राजा बनकर उन्हें आदेश देने नहीं, बल्कि एक बेबस पिता बनकर उनसे याचना करनी होगी। आपको स्वयं उनके गुरुकुल चलकर जाना होगा। गुरु का सम्मान ही शिक्षा की पहली सीढ़ी है। सुमति की इस बात ने महाराज अमर शक्ति की आंखें खोल दी। उनका सारा अहंकार, उनका राजा होने का गुरूर एक पल में पिघल गया। उन्होंने सुमति की बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तुम सत्य कहते हो सुमति। एक पिता के रूप में मैं उनके द्वार पर एक भिक्षुक बनकर जाऊंगा। उसी समय राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। महाराज अमर शक्ति ने अपने शाही वस्त्र उतारकर बेहद साधारण कपड़े पहने। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर में अरण्यगिरी के अजेय राजा, उनका पूरा परिवार और महामंत्री सुमति बिना किसी लाव लश्कर, बिना किसी सेना और बिना किसी राजशाही शूर शराबे के राजमहल से निकल पड़े। उनका रथ नगर की चमकचमाती सड़कों को छोड़कर नगर के बाहर शांत और हरे भरे जंगलों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे नगर की कोलाहल से दूर जा रहे थे, पेड़ों की छांव घनी होती जा रही थी और पक्षियों की चहचहाहट तेज। कुछ समय के सफर के बाद उनका रथ एक बेहद साधारण लेकिन अत्यंत शांत और पवित्र जगह पर आकर रुका। महाराज अमर शक्ति अब आचार्य विष्णु शर्मा के गुरुकुल के द्वार पर खड़े थे। तो क्या होगा आगे? क्या आचार्य विष्णु शर्मा राजकुमारों को शिक्षा देने को तैयार होंगे या लौटा देंगे राजा को? जानने के लिए सुने असली पंचतंत्र कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ तिलिस्मी पन्ने YouTube चैनल पर।